नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जोशीमठ के लिए 3,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज का अनुमानित प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र को जोशीमठ के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आर्थिक मदद किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के उपचार और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास के लिए केंद्र से करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पैकेज की मांग की है, जिसको कांग्रेस ने नाकाफी बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जो राहत पैकेज केंद्र से मांगा गया है वो जरूरत के अनुसार ही मांगा गया है। भाजपा सरकार की ओर से जोशीमठ के सभी विस्थापितों के लिए योजना के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं का मुद्दा बनाकर राजनीति करने का काम विपक्ष कर रही है। संवाददाता हमारे साथ आलोक सेमवाल जुड़ चुके हैं। आलोक, राजनीति लगातार हो रही है जोशीमठ के मुद्दे को लेकर। अब आरोप लग रहा है कि जितना आपने पैकेज की डिमांड की है वो नाकाफी है। 2,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग को विपक्ष नाकाफी बता रहा है। इस पर वार पलटवार किस तरह की राजनीति हो रही है, बताइए। मामले की अगर हम बात करें तो राजनीति तो पहले से ही चल रही है, क्योंकि जब से भूदसाव जोशीमठ में देखने को मिला था तो विपक्ष का हमला जो है लगातार बरकरार है। वहीं जो सत्ता है, सरकार है, भाजपा सरकार, वो भी अपने पक्ष में कुछ ना कुछ बयान जो है देती रहती है। तो अभी हाल फिलहाल जो चीज हुई थी कि जोशीमठ के लिए जो राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा गया है वो पहले तो प्रारंभिक पैकेज है। 2,000 करोड़ के आसपास की धनराशि जो है वो मांगी गई है और कांग्रेस का कहना है कि ये नाकाफी होगा जोशीमठ के विस्थापितों को विस्थापित करने के लिए और पुनर्वास करने के लिए ये नाकाफी पैकेज है। जबकि भाजपा का ये कहना है कि प्रारंभिक पैकेज ये है और अगर जरूरत पड़ती है तो और भी ज्यादा पैकेज जो है केंद्र सरकार से मांगा जाएगा। जी चलिए, अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो जैसे आपने बताया चल रहा है, लेकिन कांग्रेस अब लग रहा है कि इस मुद्दे को आगे आने वाले दिनों में भुनाने वाली है और जोशीमठ का जो पूरा का पूरा प्रकरण रहा है, पूरी की पूरी घटना रही है, उसके बाद अब लोगों के बीच जाकर इसको उठाएगी। जी बिल्कुल, अभी विधानसभा सत्र भी जो है शुरू होने वाला है और जोशीमठ एक अहम मुद्दा बनकर उभर सकता है सत्र के दौरान भी। और कांग्रेस तो लगातार जोशीमठ के बारे में कुछ न कुछ बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हमेशा ही आती रहती है और पहले से ही कांग्रेस कह रही थी कि पहले इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार से पैकेज मांगा जाए। कांग्रेस का ये तक कहना था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने के लिए काफी देर करी है, लेकिन ये शासकीय कार्य होते हैं, कई लेटर्स इसमें जाने होते हैं, जिसकी वजह से ये देरी निकलकर सामने आई है। लेकिन बयानबाजी जो है लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी जोशीमठ के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल सकता है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजनीति इस पर लगातार हो रही है और अब 2,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जिसकी मांग की गई है उसको कम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो राहत के लिए पैकेज है वो कम है। कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज करते हुए बताया है कि ये काफी कम पैकेज है। हालांकि बीजेपी का इस पर कहना है कि जितनी शुरुआती तौर पर मांग थी, जितनी जरूरत थी, उसके हिसाब से जो है लिया गया है और आगे अगर जरूरत होगी तो इस पैकेज को बढ़ाया भी जा सकता है। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है, लेकिन दोनों के बीच में उठता ये मुद्दा लग रहा है कि विपक्ष इसको हाथों हाथ ले रही है। विपक्ष लगातार जोशीमठ के मुद्दे को उठा भी रही है। ये कहना है कांग्रेस का कि जोशीमठ के लोगों के साथ जिस तरह से उनको राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। विस्थापित किए गए लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। सरकार लगातार ये तर्क दे रही है कि जो जो राहत सामग्री चाहिए थी वो सभी मिली है और कोशिश की जा रही है कि जो भी विस्थापित लोग हैं जोशीमठ से उनको हर सुविधा मुहैया हो पाए, उनकी हर मांग को सुना जाए। अब ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर राजनीति हो रही है। तो वहीं पूर्व सीएम कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। हाथ जोड़ो यात्रा आर्यनगर चौक से जटवाड़ा पुल तक निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा
हरिद्वार में निकाली गई, जहां पर खुद हरीश रावत इसका नेतृत्व करते हुए पहुंचे। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए। तो तस्वीरें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की यात्रा चलाई गई। यात्रा में खुद हरीश रावत पहुंचे, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी पहुंचे और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका जमावड़ा भी यहां पर देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश भर में हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और मकसद यही है कि लोगों के साथ जुड़ाव किया जाए, कैंपेन के माध्यम से लोगों से सीधा कनेक्ट किया जाए। तो बता दें आपको, हाथ जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए, समर्थक यहां पर मौजूद रहे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सरकार के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने रथ यात्रा निकाली और पिछले 22 सालों से राज्य पर शासन करने वाली सरकारों के खिलाफ रोष जाहिर किया। सरकारों पर शहीद आंदोलनकारियों की कल्पना और राज्य की अवधारणा के अनुरूप कार्य नहीं करने का आरोप भी लगाया। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य बनने के बाद यहां विधायकों का वेतन कई गुना बढ़ा दिया गया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों का सम्मानजनक पेंशन तक नहीं दी जा रही है। अनेक राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण तक नहीं किया गया। आम जनता बंदरों, सुअरों और आवारा जानवरों से परेशान है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। सरकारी नौकरियों के द्वारा आम युवाओं के लिए बंद है। विकास योजनाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण असंतुलित विकास किया जा रहा है, जिससे लोगों का पलायन बढ़ गया है। पहाड़ के गांव अब खाली होते दिख रहे हैं। अधिकारी जो पिछले 22 सालों से हैरान परेशान हैं, उनकी पेंशन उनको केवल नाम मात्र मिल रही है और विकास के नाम पर भी राज्य जो है निरंतर जो प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड राज्य निर्माण के सारे मंसूबे जनता के धरे रह गए हैं और जनता भी कमोबेश जो है उस बात को समझ नहीं पा रही है और ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों में बहती जा रही है। जन चेतना जगाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ये रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय हमारी रथ यात्रा है जो अल्मोड़ा, दनिया, टाकुला, बसोली, द्वाराहाट और मासी चौखुटिया तक जाएगी और उसके बाद हम फिर आगे कार्यक्रम तय करें। तो वहीं 13 मार्च से प्रदेश सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है, साथ ही इस बार का बजट सत्र कैसा रहने वाला है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की। 13 मार्च से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारी है ये जानते हैं। हमारे साथ वित्त मंत्री हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कैसे जो है सत्र को लेकर पूरी तैयारी है। सर, बजट को लेकर क्या कुछ है, अगर देखा जाए जो सत्र किस तरह का रहने वाला है सर? देखिए, 13 से 18 तारीख का जो सत्र की अवधि निर्धारित हुई है और गैरसैंण में निर्धारित हुई है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले दिन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण से इसको प्रारंभ करेंगे और अगले दिन उस पर चर्चा होनी है। और चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, 15 मार्च को अपने उत्तराखंड का बजट सरकार के द्वारा पेश होगा और उसके बाद फिर उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र है और ये 13 से 18 के बीच में चलना है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सत्र में सभी हमारे माननीय विपक्ष के विधायकगण सभी का सहयोग मिलेगा तो अच्छा ये सत्र चलेगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि सत्र की जो अवधि रहती है उससे पहले ही जो है सत्र खत्म हो जाता है। बहुत बार ये चीज देखी गई है और गैरसैंण में तो अमूमन देखा ही गया है। तो क्या इस बार पूरा चलने वाला है? नहीं, देखिए, बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। अनेकों विभागीय बार इस पे चर्चा भी होती है। उससे पहले महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा होती है। तो जो निर्धारण अभी तक हुआ है, बाकी तो कार्यमंत्रणा समिति तय करती है और विपक्ष जहां तक अपनी बात पे जिस प्रकार से चर्चा करता है, मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा रहता नहीं है और खुद वो भागने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि जल्दी निपटे। हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारा बिजनेस है हम उसे पूरा करें
और जब तक हमारा बिजनेस होगा हम इसे सत्र को 13 से 18 तक चलाएंगे, और हमें लगा कि हमारा कोई बिजनेस और भी बाकी है तो हम उसको बढ़ाने की बात करेंगे। विपक्ष की आपने भी बात की, विपक्ष अभी से कहने लगा है गैरसैंण चलो। विपक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आह्वान करने लगे अपने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग गैरसैंण आइए, सरकार से सवाल करना है सदन के अंदर तो हम करेंगे ही, सदन के बाहर भी करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रही है। आज देखिए, अभी पूर्वोत्तर राज्यों से परिणाम आए, कांग्रेस जहां कभी सत्ता में थी वहां आज वो 0 पे है। ऐसे नहीं कि राज्यों से इनका जो है जिस प्रकार से जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में भी देखिए कि जो ट्रेंड था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार उस ट्रेंड को भी बदला यहाँ की जनता ने। तो मैं तो जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो राजनीति को सिर्फ अपने लिए करते थे, आज जनता उनको बाहर कर रही है। ऐसी कांग्रेस से मैं बस एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम मुद्दों पे बात करिए। खाली एक अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए या अपने आपस में लड़ाई के लिए या इस प्रकार से आप जो कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। यदि इस प्रकार की राजनीति का ही इनका जो तरीका रहा तो आने वाले टाइम पे इनको ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणों में और हर जगह से आज देखिए देश भर के अंदर सिर्फ जो पार्टी 125 साल से पुरानी पार्टी हो और जिसका पूरे देश भर में राज रहा हो, अन्य सभी राज्यों में जिनकी सरकारें हों, आज पूरे देश भर में सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। अब आप इससे अंदाजा दो कि आप हिमाचल में आगे 3 हो गई, लेकिन आप देखिए इस स्थिति में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े तो लड़े, लेकिन मुद्दों पे बात करें तो हमें भी अच्छा लगे। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया और वो जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी से ही विपक्ष के जो सवाल हैं उनकी तैयारियां जो है वो करने लगे हैं। अभी से ही वो विपक्ष पे लगातार सवाल खुद भी करने लगे हैं और उनके सवालों से बचने के लिए जवाब भी उनके जो है अभी से ही नजर भी आने लगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो बजट सत्र चलने वाला है उसको लेकर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, देहरादून। तब योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि वेलनेस सेंटर की, जहां पर एक शख्स ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुबह के वक्त हुए हादसे से पूरे पतंजलि योगपीठ में हड़कंप मच गया। दरअसल यूपी के कासगंज का रहने वाला 42 साल का राजीव कुमार पतंजलि वेलनेस में इलाज के लिए पहुंचा था। राजीव कुमार पिछले लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। सुबह के वक्त राजीव कुमार ने छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुसाइड की सूचना पाकर बहराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये वहाँ पे इलाज के लिए आए थे और इनके द्वारा बताया गया था, इनकी जो फैमिली है, इनकी पत्नी भी साथ में थी, ये डिप्रेशन के मरीज थे, इनका इलाज भी चल रहा था, तो वेलनेस सेंटर में आए थे वही डिप्रेशन के इलाज के लिए। कब आए थे सर? हाँ, तो ये कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे और रात्रि में अचानक अपनी बालकनी से कूद गए, जिससे ये घटना घटित हुई है और इसमें फर्दर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराएंगे। रामनगर जिले की पेरुमदारा चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मधुबन कॉलोनी के अंडर बाईपास पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों की तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों नशा तस्करों से 15-15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। ये आज दिन में चौकी प्रभारी पेरुमदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15-15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पौड़ी में राजस्व पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर को पोखरी खेत में 28 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। संयुक्त टीम ने इसके साथ ही तस्कर के वाहन को भी सीज कर लिया है। राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम गठित करके चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने एक तस्कर को पोखरी खेत में एक वाहन में 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद के साथ गिरफ्तार कर लिया।
काशीपुर पुलिस ने हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में बीती 8 मार्च होली के दिन डीजे पर डांस के दौरान हुई झगड़े में नरेश नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। 8 मार्च को होली के दिन आईटीआई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 खड़गपुर देवीपुरा में डीजे पर डांस के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें नरेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। जब परिजन नरेश को मुरादाबाद बेहतर इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। नरेश की मौत के बाद मृतक नरेश के आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा था। तो वहीं बीते रोज पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। देखिए, ये खड़गपुरा देवीपुरा आईटीआई थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है। उसी में 2 गुटों के बीच आपसी कहा सुनी में जो कि एक रंजिशन मारपीट हो गई थी, जिसमें एक नरेश 25 साल उम्र लड़के की थी, उसको गंभीर चोट आई थी। परिजन उसको अस्पताल ले गए, वहाँ से उसको रेफर किया गया था। मुरादाबाद हायर सेंटर जाते समय उसके लड़के की मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा जब सूचना दी गई, तत्काल मौके पर पुलिस भी पहुंची है। इनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कुल 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें महेंद्र की अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है। बाकी जो 4 अभियुक्त हैं, लगातार हमारी टीमें दबिशें दे रही हैं। अभी वो गिरफ्तारी से बाहर है। जल्द ही हम उनके विरुद्ध NBW और 82-83 की कार्रवाई भी अग्रिम कार्रवाई अमल में ले आएंगे और हमारी टीमें लगातार उनका सुरागरसी पतारसी कर रही हैं। हमें शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। आज इस महेंद्र को हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। जो घटना में प्रयुक्त हथियार था, जो गैती का डंडा था, उसको हमने बरामद कर लिया है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। सर, मोटिव क्या था झगड़े का? और आपस में चूंकि ये एक ही कॉलोनी में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रोज उठना बैठना भी है, किसी बात को लेकर के इनके बीच में मनमुटाव था और वहाँ पे अचानक आमना सामना होने पे तू मैं हुई और उसके बाद से वो घटना बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक आई, जिसमें कि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि पहले ईंट पत्थर चलाया गया और इस पक्ष के द्वारा जो डंडे से एक राय होकर के हमला किया गया था। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी गिरने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मौसम में कुछ फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है उत्तराखंड में, क्या मौसम विभाग की तरफ से तमाम जानकारी? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है उसके अनुसार 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि इस साल जो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हुई है वो बेहद कम हुई है और अब मौसम विभाग ये कह रहा है कि अब मार्च में बर्फबारी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ सकती है। इसी बीच गैरसैंण का सत्र भी है, जो भरारी सैंण जहां पर विधानसभा है वो भी बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहां पर भी बर्फबारी होने की पूरी संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती हो सकती है विधानसभा सत्र चलाना। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जानकारी पहुंचाने के लिए।